हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी विश्व का वर्चस्व। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। हम इसका ये देखेंगे कि विश्व में अमेरिका का वर्चस्व या फिर उसका जो ताकतें हैं वो किस तरीके से बढ़ी, इसके क्या कारण रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे, ये टॉपिक आपके लिए ज़रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको तो हम हटा ही देंगे। दूसरी हम बात करते हैं नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत की। जब हम देखते हैं कि 1990 के दशक में या फिर 1991 में जब सोवियत संघ टूट जाता है, इसका अर्थ ये होगा कि जो दो महाशक्तियाँ विश्व में मौजूद थी, उनमें से कोई एक ही शक्ति जो है अब विश्व में मौजूद है, महाशक्ति, और उसी का वर्चस्व या आधिपत्य जो है पूरे विश्व में रहेगा। कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा प्रभाव रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो अब ये वर्चस्व जो है अमेरिका के हाथों में आ गया। तो 1991 में हम देखते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो जाता है और सोवियत संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से खत्म हो चुका था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका कोई जो है पैमाना नहीं रह गया था। उसके पास अब उतनी शक्तियाँ नहीं थी जितनी की पहले थी। रशिया था, लेकिन रशिया के पास यूएसएसआर का वो एक छोटा सा बस अंग बन के रह गया था। उसके पास उतनी शक्ति नहीं थी जितनी कि यूएसएसआर के पास थी, इसलिए कोई कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था अमेरिका से। इससे यह बात तो बहुत जाहिर हो गई थी, जैसे ही सोवियत संघ खत्म होता है इससे यह बात बहुत क्लियर हो गई थी कि अब सोवियत संघ खत्म हो चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब पूरे विश्व में जो है अमेरिकी वर्चस्व आ गया है। और जब हम अमेरिका के वर्चस्व की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि 1991 के दशक में ही दिखाई देता है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही दिखाई देने लग जाता है कि अमेरिका का वर्चस्व कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, उसके पास ताकतें बढ़ रही हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि 1991 से ही जो वर्चस्वकारी शक्तियाँ जो है हम जो है उससे पहले से ही देखना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बस सोवियत संघ खत्म हो और वर्चस्वकारी शक्तियाँ हमें अमेरिका की देखने जाती है, उससे पहले से भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी हम उन चीज़ों को देख सकते थे। अब ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ये वाला पैराग्राफ, 1990 के दशक की कहानी, इराक हमला। ये आपको पूरा हाईलाइट करना चाहिए, इसमें को रट लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के नज़रिए से। 1990 के जब दशक की बात करते हैं, 1990 के अगस्त में बात करते हैं, तो इराक ने कुवैत पर हमला किया था। मतलब कुवैत एक कंट्री है जिस पर इराक द्वारा हमला किया जाता है और उसे जो है कब्जा कर लिया जाता है। इराक जो है कुवैत को अपने अंदर कब्जा कर लेता है और वहाँ पर एक तरीके से कहते हैं कि वो अपने चला जाता है, जिस पर ये कोशिश की जाती है कि इराक को जो है कुवैत से भगा दिया जाए, कुवैत जो है उस एरिया से इराक को हटा दिया जाए। लेकिन कोशिश नाकामयाब हो जाती है, जिसके तहत क्या किया जाता है, शीत युद्ध के दौरान जो है ज़्यादातर मामलों में अधिकतर देशों ने चुप्पी साध रखी थी, जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ है ये, तो इसने भी जो है ये कहा इसके बाद कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा कि आप कुवैत को जो है मुक्त कराने की ज़रूरत है और इसीलिए ज़रूरत है कि हम बल प्रयोग को अनुमति दें। उनका अर्थ ये था कि जब इराक और कुवैत का जब ये चल रहा है, कुवैत के ऊपर जब इराक द्वारा हमला या फिर उसके ऊपर कब्जा किया गया है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन पर हमला कर देना चाहिए ताकि जो है इराक को जगहों से हटाया जा सके और कुवैत को आज़ादी मिल सके। और इसका हम देखते हैं, इस चीज़ का समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने किया और उन्होंने इसमें एक मुख्य भूमिका भी अदा करी। उन्होंने क्या करा, इराक को आज़ादी देने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया और इसी व्यवस्था को कहा गया नई विश्व व्यवस्था। इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा क्यों दी गई या फिर इसे नई विश्व व्यवस्था क्यों कहा गया, इसका रीज़न ये था कि पहली बार ऐसा हुआ था कि विश्व में अमेरिका इतना प्रभुत्वशाली शक्ति के रूप में उभर कर आया था और महाशक्तियों के खत्म होने के बाद जो अमेरिका इकलौते एक महाशक्ति बचा था जिसने इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद ये पहली क्रिया की गई थी, इसीलिए जो इसे नई विश्व व्यवस्था कहा गया, जिसमें अमेरिका ने एक बहुत अच्छा रोल, मतलब बहुत मेजर रोल प्ले किया था उसमें। इस हमले की जब बात की जाती है तो इसमें लगभग भारी भरकम सेना का इस्तेमाल किया जाता है और इसे इसीलिए प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। जब हम खाड़ी युद्ध की बात करते हैं, ये वो देश होते हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है, रफली मैं आपको यही बताना चाहूँगी। उसे कहा जाता है, इसलिए हम इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने से कहा कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जब हम ये कहते हैं कि उसमें इराक को जो है विजयी इराक को हरा दिया जाता है, कुवैत जीत लिया जाता है, कुवैत जीत जाता है, तो इसमें जो मेन मुख्य भूमिका जो अदा की गई थी, सैन्य हेल्प की जो बात की जाती है मैं कर रही हूँ, वो अमेरिका के द्वारा की गई थी, इसीलिए अमेरिका का एक अच्छा नाम हो जाता है इसमें। उसके बाद इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इराकी सेना हार जाती है। उसके बाद प्रथम खाड़ी युद्ध से ये बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता, देखो जब फर्स्ट
ये हुआ, प्रथम खाड़ी युद्ध जब होता है तो इससे ये क्लियर हो गया बहुत अच्छे से कि अब जो है अमेरिका बहुत अच्छी क्षमता के साथ बाहर आया। अमेरिका के पास सैन्य क्षमता बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रभुत्व इससे नजर आने लगा। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि इसको जो है स्मार्ट बम, इसमें इस युद्ध में जो है अमेरिका द्वारा स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट बम का अर्थ होता है हाईटेक बॉम्ब्स का। हाईटेक बम का मतलब ये हुआ कि आप उसको बस किसी एक मिसाइल या फिर किसी एक उस तरह की बंदूक को इम्प्लांट कर देंगे और उसको जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे ही चलना होगा, तो वो सब जो है कि स्मार्ट बम के अंदर आते हैं। अब पहली बार किसी युद्ध में स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा इसी इराक और कुवैत के युद्ध को जो है वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। वीडियो गेम वॉर कहा जाने का रीज़न ये है कि इस टाइम पे जो ये युद्ध हुआ इसको टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा कवरेज है। 1990 के दशक में टेलीविज़न इतना नहीं आए थे विश्व में, फिर भी जितने थे उनमें बहुत अच्छी कवरेज दी जाती है। इसको बहुत ज़्यादा टीवी पर दिखाया जाता है। टीवी पर दिखाए जाने के कारण ही इसे जो है वीडियो गेम वॉर कहा गया। इसके अलावा बात करें तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका जितने अपने सैन्य पर खर्चा करता है उतना कोई देश नहीं खर्चा करता है। जर्मनी, कुछ जगह पे जैसे ये कहा गया कि अमेरिका ने इस जंग में जितना पैसा खर्च किया वो रकम जो है उतना अमाउंट जर्मनी, जापान, सऊदी अरब जैसे देशों ने इससे मिली थी। मतलब इन देशों से कंपेयर करें तो उनसे भी ज़्यादा था इसका ये। अब इसके बाद जो है आपके राष्ट्रपति यहाँ पर जॉर्ज बुश थे। अब यहाँ पे जॉर्ज बुश हट जाते हैं। 1992 में वहाँ पे इलेक्शन किया जाता है, जॉर्ज बुश हट जाते हैं और इसके बाद जो है क्लिंटन वहाँ की सरकार या चुनावी पद का चुनाव के लिए खड़ी होती है, लेकिन वो हार जाती है। उसके बाद 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद रहे। बिल क्लिंटन जो 1996 में वापस से राष्ट्रपति बनते हैं। अब जब हम क्लिंटन के दौर की बात करते हैं, इस टाइम में सैन्य शक्ति वहाँ की बहुत अच्छी रही थी। 1999 तक उन्हीं का शासन रहा था। और जैसे उनके टाइम पे कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानी लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि हम जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर ज़्यादा देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने देश की जो राजनीति है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि विदेशी राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि हमने जब जॉर्ज बुश देखा, इराक कुवैत वॉर देखा, तो उसमें हमने ये देखा कि जॉर्ज बुश ने इराक वॉर पे बहुत अच्छे से कार्य किया। तो क्लिंटन ने इन सब की मनाही कर दी। उन्होंने कहा कि हम पहले अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसी और की बात करेंगे। इसके बाद बात की जाती है कि विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अलकायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार। देखो, अब जो है एक और चीज़ ये देखी जाएगी, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको मैं छोड़ देती हूँ, इसमें से मुझे खास नहीं दिखाई दे रहा। बस इतना याद रखना कि एक ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का आदेश दिया गया था। इस अभियान के तहत हुआ क्या था ये पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलों से हमला किया। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट के तहत हम ये देखते हैं कि अमेरिका द्वारा जो है सूडान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनकी अलकायदा के ठिकानों पर हमला किया था। किसी आम नागरिक पर हमला नहीं किया गया, अलकायदा यानी कि एक आतंकवादी संगठन पर हमला किया गया था। अमेरिका ने इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं की। अब अमेरिका ने खुद से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के तहत कि वो जहाँ पर लाइक सूडान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जहाँ जहाँ अलकायदा है वहाँ पर खुद ही हमले कर रहे हैं। देखा जाए सिलसिलेवार तरीके से या फिर एक एथिकल रूप से, नैतिक रूप से भी, तो अमेरिका को इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को जानकारी देनी चाहिए थी या तो उनसे अनुमति लेनी चाहिए थी। लेकिन इसमें यह दिखाया कि अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कोई इससे परमिशन नहीं ली। अमेरिका ने इस वजह से जो है अमेरिका पर ये आरोप भी लगाया है कि उन्होंने जो है वहाँ के कुछ नागरिकों के ठिकाने पर असल में निशान लगा दिए हैं। उन्होंने कोई आतंकवाद के लिए कार्य नहीं किया, ये बस अपनी उन्होंने आपसी दुश्मनी के लिए कार्य किया, ये एक आरोप लगाया जाता है उनके ऊपर। अभी कितना सच है कितना झूठ है ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं हो जाता है ये। उसके बाद आगे बात की जाती है कि 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। कि 9/11 जो है घटना ये पहली बार अमेरिका में अंजाम होती है। इसका अर्थ ये था कि यहाँ पर आतंकवादी हमले किए जाते हैं। 11 सितंबर 2001 की रात को 19 अपहरण करता, मतलब 19 जो है आतंकवादी संगठन के जो लोग थे वो आते हैं। उन्होंने क्या करा, फ्लाइट को अपने कब्जे में लिया। 4 उड़ान लेते हैं वो लोग, 4 फ्लाइट्स लेते हैं और उससे जो है हमले किए जाते हैं। कहाँ कहाँ? 2 विमान जो है उनके न्यूयॉर्क स्टेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि 2 विमान जो है वो न्यूयॉर्क में जो प्रेजेंट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC कहा जाता है, उत्तरी और दक्षिणी टावर से वो टकरा दिए जाते हैं। तीसरा जो विमान था उसे वर्जीनिया के स्थित, ये इतना याद रखना, पेंटागन से टकराया जाता है।
इसके अलावा चौथे विमान का भी उनकी रणनीति कि सिर्फ कांग्रेस के मुख्य मार्ग से टकराना, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिर जाता है और वो सफल नहीं हो पाता है। इसी हमले को जो है 9/11 की घटना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा बोर्ड में, इसको जरूर याद करना। इस पूरी घटना को 9/11 की घटना का नाम दिया जाता है। अच्छा, 9/11 क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका में ये चलन है कि वो लोग जो है पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद फिर पहले मंथ लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं। पहले डेट, मंथ, उसके बाद ईयर लिखा जाता है। इसी वजह से 9/11 कहा जाता है। तो 9 तारीख जो है आपका मंथ हो गया, 11 डेट हो गई, इसलिए इसे 9/11 कहा जाता है। इंडिया में इसके जैसा अपोजिट है, इंडिया का तो आपको पता ही होगा। इस हमले की बात करते हैं, इसमें लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं और अमेरिका में इतनी बड़ी घटना जो है काफ़ी टाइम बाद हो रही थी, इससे पहले नहीं दिखाई देती है। और हम दूसरा ये देखते हैं कि 1814 से लेकर 1941 की घटनाओं से की इसकी कंपेयर जब किया जाता है, इसको ये कहा जाता है कि 1814 और 1941 में जो अमेरिका में हमले किए गए थे, उसी वैसा ही हमला ये 9/11 के दौरान हुआ। तो अब ये जान लेते हैं कि 1814 में ऐसा क्या हुआ था। तो 1814 में जो है ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में जो है आग वगैरह लगाई थी ब्रिटेन की द्वारा। ये कौन कौन इन्वॉल्व थे, जरा आपके बुक में दिया नहीं है, तो इसके ऊपर ज़रा डिटेल नहीं जाना है। दूसरा हम ये देखते हैं कि 1941 में जो है जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया जाता है या हमला किया जाता है। ये पर्ल हार्बर जो है ये अमेरिका की एक छोटी सी जगह है, तो इसी वजह से इसको वहाँ से कंपेयर किया जाता है 9/11 की घटना को। ये इनके जैसी दिखती है, इनके जैसी इतनी भयावह हमला अब हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को आज़ादी, अमेरिका एक देश के रूप में उभरता है 1776 में। अब 9/11 जब हो गया तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए वहाँ की सरकार के द्वारा। तो 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने क्या करा, एक कदम उठाया उन्होंने, इसके लिए बहुत कार्यवाही शुरू करी। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक, और इसी दौरान क्या होता है, क्लिंटन वहाँ से हट जाते हैं एज राष्ट्रपति और उनकी जगह पर जो है जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बनते हैं और वो HW बुश के पुत्र हैं। तो अब जो है जब कार्रवाई का टाइम आता है तो जॉर्ज बुश जो है वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, और जब अटैक का टाइम था, जब हमला हुआ था, तब जो है बिल क्लिंटन वहाँ के राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध जो है अपना कार्य करना शुरू कर दिया। एक विश्वव्यापी युद्ध के रूप में अमेरिका ने एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का अर्थ ये था कि जिन आतंकवादियों द्वारा 9/11 के दौरान 9/11 में जो आतंकवादी सम्मिलित थे या फिर इन्वॉल्व थे, उन सब के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के तरीके अलग अलग होंगे जो हमें पढ़ेंगे। इस कार्रवाई के तहत या ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत क्या किया जाता है 9/11 की घटना से संबंधित जो भी व्यक्ति थे, जिन पे भी शक था, उनको जो है अमेरिका टारगेट करना शुरू करता है। कैसे? मुख्य निशाना उन्होंने किसको अपनाया, अल-कायदा जो कि एक आतंकवादी संगठन है, और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया। उन्होंने इन दोनों पे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा शक था उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू करा और उन्होंने एक्शन लेने के दौरान क्या किया, इनके ऊपर जो हमले कराए जाते हैं। देखिए, तालिबान के शासन के पांव जल्दी उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय थे। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए। इससे इनकी सक्रियता की बात, इस पर अमेरिकी सेना इन्हें पूरे विश्व में गिरफ्तार। अब देखो, जब ये घटना की जाती है 9/11 के लिए तो काफ़ी गिरफ्तारी की जाती है, और अमेरिका ने इसके लिए क्या करा, पूरे विश्व भर में गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने की जानकारी देखा जाए एथिकली तो आपको उसके सरकार को देनी पड़ती है अगर आप किसी नागरिक को गिरफ्तार करें। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने वहाँ की सरकार को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इवन इन्हें खुफिया जेल खानों में बंद किया जाता था, जो कि जैसे अगर मैं एड्रेस बताना चाहूँ थोड़ा बहुत, तो क्यूबा के पास में ही छोटा सा अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना है। ये अमेरिकी नौसेना वहाँ पे अपना ऑपरेशन रन करती है, जिसे कहा जाता है ग्वातानामो बे। ये ऑपरेशन, ये जो है अमेरिका की जगह है। यहाँ पर जो उन बंदियों को रखा जाता है, इन बंदियों को देखा जाए तो एक मौलिक मानव अधिकार, कम से कम मानव अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन इन बंदियों को वो भी नहीं दिया गया था। तो इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा इन लोगों को किसी तरह की कोई प्रोवाइड नहीं की जाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा की बात की जाती है, ये वही होता है कि आप बेसिक चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। इवन ये देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रतिनिधि थे, जिनको उनसे मिलने दिया जाना चाहिए था, वो भी अमेरिका ने उन्हें भी मना कर दिया, उन्हें भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। तो ये सर आपको 9/11 की घटना थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9/11 आपको रटना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए इसका एक एक चीज़, कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था, या फिर इस टाइम पे कौन राष्ट्रपति था, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ बोर्ड में। बाकी इसके और भी पार्ट्स में लाती रहूँगी। एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। और
याद करते रहें, पढ़ते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।